हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं इमरोज़ आलम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरोज़ के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑफिशियल मॉडल पेपर 12th का जो 2026 का जारी हुआ है उसके सॉल्यूशन सीरीज़ करा रहे हैं। तो आज भी आप सभी का इस सॉल्यूशन सीरीज़ में बेहद और गहराइयों से स्वागत है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस सीरीज़ को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी के मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो बायोलॉजी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में होता है। तो इसी का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और मॉडल पेपर को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष में भी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं आपको डबल ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चंस का, जिसमें से आपको कुल 70 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का हल करना होगा, जिसमें से 20 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, और मात्र 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको मात्र 3 क्वेश्चन के जवाब देना है। और ये आपका ओरिजिनल ऑफिशियल मॉडल पेपर है। विषय कोड भी देख सकते हैं। और यह एग्जाम मात्र 70 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रूप में आपके कॉलेज में ही ली जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। हम पूरे सब्जेक्ट, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सब किसी का सोल्यूशन कराने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे वे इस सेशन में जुड़ सके और सोल्यूशन सीरीज में जुड़ करके अपने तैयारी को और उच्च स्तर पर पहुंचा सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि मॉडल पेपर्स में क्या क्या पूछे गए हैं, आपकी परीक्षा की क्या पैटर्न रहने वाला है, इसका पूरी डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन के देखने से पहले आपको बता दें कि ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोगों को ज़्यादा रिस्पांस मिलेगी, तो हम शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग धैर्य बनाए रहिए, आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसे OMR शीट पर भरना रहता है, जो आप लोग को पहले से ही इसे अवगत होंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया है। किस वैज्ञानिक ने भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को वर्गीकी में लोकप्रिय किया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पंचानन माहेश्वरी होने वाला है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए बात नहीं है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था। कौन पौधा भारत में आयातित गेहूं के साथ आया था। किसके साथ? गेहूं के साथ आया था। तो पार्थेनियन या गेहूं के साथ आया था। पार्थेनियन गेहूं के साथ आया था। और कहाँ से आया था? तो यह USA यानी अमेरिका से आया था। और इसे गाजर घास भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका सेकेंड नाम गाजर घास भी कहा जाता है। इसी को गाजर घास, आप लोग शायद इसे पहले से ही अवगत होंगे, गाजर घास। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पौधे की परिपक्व बीज में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है। भ्रूणपोष विद्यमान रहता है किस पौधे में? तो इसका बिल्कुल जवाब नारियल में रहता है। नारियल में होता है। और ये कहाँ रहता है? तो नारियल के केंद्र में, नारियल के केंद्र में यह रहता है। नारियल के केंद्र में यह भ्रूणपोष रहता है, नारियल के केंद्र में। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे की बीजांड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। तो किस पौधे की बीजांड की संख्या 1 से ज़्यादा होती है? आप लोग पहले से इसका जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इसका जवाब होगा तरबूज। तरबूज में 1 से अधिक बीजांड की संख्या पाई जाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो गुरु बीजाणु जो मृत कोशिका होती है उसको 2n के रूप में होती है, जिसे तोड़ने पर n और n के रूप में टूटता है। और यह n 2 भागों में टूटता है, यानी पहला n और दूसरा है। फिर यह n 2 भागों में टूटता है, पहला n और दूसरा है। और इसमें जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती है वो कुल 4 बनती है। जिसमें से 3 रीजेनरेट होती है और 1 सक्रिय रहता है। यानी एक्टिव कितना रहता है? तो 1 रहता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है। असंग जनन कहा जाता है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि प्रसव पीड़ा के समय निम्नलिखित में से कौन हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है। प्रसव पीड़ा यानी डिलीवरी के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन होता है, जो प्रसव पीड़ा के समय मुख्य भूमिका निभाता है। जिस महिला में प्रसव पीड़ा के समय पेन नहीं होता है तो डॉक्टर उसे ऑक्सीटोसिन इसी का इंजेक्शन देता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तो चक्र बंद होने को क्या कहते हैं। आर्तो चक्र बंद होने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया 9 नंबर में, वृषण को उदर गुहा के बाहर
वृषण कोश में रखने का महत्व क्या होता है? तो वृषण को उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में रखने का मुख्य महत्व होता है उसके टेम्परेचर को कम रखना, यानी उसके टेम्परेचर को वह कंट्रोल करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? सेमिनल प्लाज्मा यहाँ क्या पूछा गया? सेमिनल प्लाज्मा में कौन कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो फ्रक्टोज उपस्थित होता है। और फ्रक्टोज कहाँ बनता है? तो फ्रक्टोज शुक्राशय में बनता है, आप लोगों को पता होगा, और फ्रक्टोज कहाँ बनता है? तो फ्रक्टोज शुक्राशय में बनता है, शुक्राशय में बनता है। 60 से 70% फ्रक्टोज शुक्राशय में बनता है, शुक्राशय में 60 से 70% बनता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्तो चक्र में गर्भाशय के किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? आर्तो चक्र में गर्भाशय के समय किस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे इसका संयोजन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस होता है, यानी गर्भाशय का अंतःस्करण होता है, जिसमें से इसे एंडोमेट्रियम भी कहा जाता है, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि पुरुषों के लिए बंधकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों के लिए बंधकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों के लिए बंधकरण को वासेक्टोमी कहा जाता है, वासेक्टोमी कहा जाता है। और जब स्त्रियों में यह बंधकरण की प्रक्रिया होती है उसे टूबैक्टोमी कहा जाता है। जब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधी गोली गैर स्टेरॉयडली है? गर्भ निरोधी गोली स्टेरॉयडली है, इसमें से कौन स्टेरॉयडली है? तो इसमें सहेली इसमें स्टेरॉयडली है, इसे मुखी गोली भी कहा जाता है। इसका सहेली का सेकेंड नाम मुखी गोली भी कहा जाता है, मुखी गोली, इसके सेकेंड नाम मुखी गोली भी कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ, और यह शायद 7 दिनों के बाद अंतराल पर लिया जाता है, 7 दिन के एक बार ले लेने के बाद 7 दिनों के अंतराल पर लिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि प्राथमिक अंडक में होने वाली कोशिका विभाजन के बारे में क्या गलत है? प्राथमिक अंडक में कोशिका विभाजन के बारे में क्या इनमें से गलत? अर्धसूत्री विभाजन ये बिल्कुल सही है, असमान विभाजन बिल्कुल सही है, और अगुणिक द्वितीय खंड तथा ध्रुवीय पिंड का बनना ये भी सही है। समसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी यानी किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया है? हु पॉपुलराइज्ड द टर्म्स बायोडाइवर्सिटी? किसने बायोडाइवर्सिटी को प्रोड्यूस किया है, प्रचलित किया है? तो एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी को प्रचलित किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन के रूप में जातीय विविधता के आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? तो जातीय विविधता में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक जातीय विविधता में शामिल नहीं होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने प्रयोगों से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। यानी किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि जैव विविधता में वृद्धि अगर होगी तो उत्पादकता सही जवाब डेविड टिलमैन। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है कि 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कथन समष्टियों के बारे में गलत है? तो कौन सा कथन समष्टियों के लिए गलत है? तो समष्टि के बीच में ऊर्जा संचरण का होना। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पौधा परागण के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है? यानी कौन सा पौधा है जो परागण के समय लैंगिक कपट का सहारा लेता है? लैंगिक कपट का सहारा कौन सा पौधा लेता है? तो आफरीस एक पौधा है जो लैंगिक कपट का सहारा लेता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बाघ आरक्षितियों का तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ का गणना का आधार क्या है? तो बाघ की गणना का मुख्य आधार के रूप में देखा जाए तो गिनती किया जाता है, बाघों की गिनती के रूप में। 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि यदि समय 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है इधर 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि यदि समय t के संदर्भ में n या समय t पर समष्टि घनत्व का आरेख सिग्माइड वक्र है तो उसे क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र यानी t और n आरेख सिग्माइड वक्र में है तो उसे क्या कहते हैं? तो वीरहुस्ट-पर्ले लॉजिस्टिक वृद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जाति के सदस्य जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं? यानी कौन सा ऐसा सदस्य निम्नलिखित में से है जो जीवन भर में यानी पूरे अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो एक बार प्रजनन कौन करते हैं? बांस भी करता है और प्रशांत महासागरीय समान मछली भी करती है। तो इसका बिल्कुल जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों होने वाला है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और 24वें क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 24वें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ था तो दूसरे का न लाभ होता है और हानि क्या कहलाती है? और हानि उसका क्या कहलाती है? तो हानि उसका बिल्कुल स्वभोजिता कहलाती है। स्वभोजिता यानी कमेंसलिज्म कहलाती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था? तो नागफली को शलभ के लिए ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रित किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? कौन पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो कोलोट्रोपिस एक पौधा है जो हृदय में विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? तो अपरद खाद्य श्रृंखला यानी डिट्रियस फूड चेन कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते 29 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 29 नंबर पूछा जैव संश्लेषण अवस्था के पूर्ण होने के बाद उत्पादन का पृथक्करण एवं शोधन करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? जैव संश्लेषण कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब इसका ये होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि पीसीआर, ये समझ लीजिएगा, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉलीमेरेज, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है, जो में प्रयुक्त होने वाले ताप स्थायी डीएनए पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथक करता है? तो डीएनए पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथक करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, थर्मस एक्वेटिकस से इसको निजात दिलाता है। पॉलीमेरेज एक एंजाइम होता है, यानी पॉलीमेरेज ये जो है ये एक एंजाइम होता है जो पीसीआर से प्राप्त किया जाता है। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहाँ लिखे हैं, पीसीआर से प्राप्त किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? तो डीएनए पर ऋण आवेश होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं डीएनए पर। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं डीएनए के पृथक्करण में संशोधित डीएनए का अवक्षेपण क्या मिलाने से होता है? तो ध्रुत शीतित एथेनॉल मिलाने से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है? तो किसका उपयोग जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका डाइवैलेंट कैटायन का यूज किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है? यानी जंतु कोशिका का प्रयोग संवाहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पष्ट विषाणु का प्रयोग किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है डीएनए के खंड प्रपोषित जीवाणु में प्रवेश को क्या कहते हैं? डीएनए के खंड प्रपोषित जीवाणु में प्रवेश को क्या कहा जाता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्द से जल्द बताइए। इसका जवाब ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ऊतक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। और 37 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 37 नंबर में क्या पूछा गया है? तो 37 नंबर विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादप को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी पौधा से अलग होकर के प्रोटोप्लास्ट के युग में से जुड़ करके नए पादप को जन्म देने को क्या कहा जाता है? तो कायिक संस्करण कहा जाता है। कायिक संस्करण यानी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है? कौन सा जीवाणु है जो बीटी जीव उत्पन्न करता है? तो इसे बैसिलस थूरिन जीएनसी उत्पन्न करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? यानी किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन और मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? तो क्राई1AB द्वारा किया जाता है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन के दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ी होती है? तो ईस्टर बंध जुड़ी होती है। सॉरी इसका डाइसल्फाइड बंध जुड़ी होती है, ये गलती होगा। तो डाइसल्फाइड बंध जुड़ी होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 41वें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है? कौन सी प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित कौन होता है? तो एलाइजा होता है, जिसे एलिसा भी कहा जाता है। एलिसा भी कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। चलिए आगे की तरफ 42वें क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो 42वें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग इन्फासीमा के निदान में होता है? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है। 43वें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम किस जाति दुर्लभ मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम की जाति दुर्लभ मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसमें से कौन होता है, आप लोग बताइए। प्लाज्मोडियम पाल्सीपैरम का यूज किया जाता है। 44वें क्वेश्चन 44वें के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रिंग वर्म यानी दाद के लिए उत्तरदायी होता है? तो जीवाणु इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। कौन दाद के लिए उत्तरदायी होता है? तो
फंगस होता है, फंगस होता है, यानी फंगस कवक को कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 45वें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कथन इंटरफेरान के बारे में गलत है। इंटरफेरान के बारे में कौन गलत है? तो ये प्रोटीन है, सही है। इंटरफेरान एक प्रोटीन है, सही है। इसका श्रवण विषाणु संक्रमित कोशिका है, ये भी सही है। ये असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमण से बचाती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं, सब सही है। 46वें क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 46वें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कोशिका प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है? तो लसीकाणु, लसीकाणु इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 47वें क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 47वें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करती है? निरोध को यानी प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करती है। कौन निरोध को अस्वीकृत कर देती है? साइटोकाइनिन रोध। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 48वें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रम में प्रचुरता में पाया जाता है? यानी कोलेस्ट्रॉल में प्रचुरता रूप से कौन पाया जाता है? तो IgA पाया जाता है। हीरोइन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि हीरोइन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि हीरोइन क्या है? तो डाई एसिटाइल फार्मिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया एड्स से संक्रमित व्यक्ति को किस कोशिका की संख्या में कमी होती है? किस संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है? तो टी लसीकाणु में होती है। टी लसीकाणु में होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है? कौन स्व प्रतिरक्षा रोग इनमें से कौन है? तो रोमेटाइड आर्थराइटिस है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 52 नंबर निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्म जीव की वृद्धि से रोक्यूफोर्ज चीज परिपक्व होता है? किस रोक्यूचीज फोर्स किससे परिपक्व होता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम से कवक से। तो ये कवक से होता है, कवक से। 52 नंबर क्वेश्चन का ए जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की थी? यानी पेनिसिलिन की खोज और पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किसने पुष्टि किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसी ही पेनिसिलिन की खोज भी किया था। पेनिसिलिन की खोज भी इन्होंने ही किया था। पेनिसिलिन की खोज इनके द्वारा ही किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? यानी इसमें से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन कौन करता है? तो क्लोजिट्रिडियम ब्यूटिलिकम करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। यानी निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोट के रूप में कार्य करता है? कौन सा इसमें है जो थक्का विस्फोट के रूप में कार्य करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज के होता है। 55 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है? यानी जितने भी बीमारी होते हैं उसमें एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया कि किसमें एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होता है, यानी नहीं दिया जाता है। तो एड्स में नहीं दिया जाता। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 57 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो 450 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया था? यानी भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया था किसके लिए? तो विकास के लिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर अर्नेस्ट हैकल था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी रचना का अलग रूप लेना क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इससे आसान सवाल और कुछ नहीं हो सकता है। तो एनालॉजी होता है इसका बिल्कुल सही जवाब, तुल्य रूपिकता। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि शकरकंदी एवं आलू किसके उदाहरण है? आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान सवाल है। इसका जवाब आप लोग हम इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। या इसे हम छोड़ दें, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या बता दें, बताइए आप लोग। आलू और शकरकंद किसके उदाहरण है? अभिसारी विकास के उदाहरण है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? तो कौन सा प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? तो औद्योगिक मेलानिज्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़ता है? किसके द्वारा जुड़ता है? तो एन ग्लाइकोसिडेट बंध द्वारा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 63 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन थाइमिन है? तो थाइमिन इसमें कौन है? थाइमिन ये एक प्रोटीन का भाग है थाइमिन। तो इसमें से थाइमिन कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब। कमेंट बॉक्स में बताइए। मिथाइल यूरेसिल थाइमिन का उदाहरण है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 64 नंबर क्वेश्चन के रूप में 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 64 नंबर के रूप में पूछा गया आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा स्थायी है, क्यों? इसका कारण आपको बताना है। आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा स्थायी है, क्यों? तो इसका
क्योंकि के बाद इसका जवाब होगा क्योंकि यह यूरासिल के स्थान पर थायमिन है। यह डीएनए में बड़ी ऑक्सीराइबोज है। डीएनए एक मरम्मत की प्रक्रिया उपस्थित होती है। उपयुक्त सही, तो इसमें से इसका सही जवाब उपयुक्त सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 65 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए के असतत के रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है। कौन सा असतत के रूप में संश्लेषित खंड को कौन जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो डीएनए लाइगेज करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमेराज थ्री जिम्मेदार नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब राइबोसोमल आरएनए होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 67 निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकरण प्रयोगों पर आधारित नहीं होता। कौन नियम एक संकरण प्रयोगों पर आधारित नहीं होता है। इसमें से कौन सा नियम स्वतंत्र अव्यूहन नियम। आगे की तरफ बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि संतति का रुधिर वर्ण वर्ग वो और उसके माता पिता का रुधिर वर्ग क्या कहलाता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ONA अथवा ONB होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन के रूप में सेकंड लास्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन XO प्रकार के लिंग निर्धारण के उदाहरण है, तो कौन XO प्रकार के लिंग निर्धारण के उदाहरण है। टीडा महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण है, तो एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी इस वर्ष एग्जाम के लिए कितनी बेहतर और कितनी ख़राब है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इस सवाल के जवाब आप लोगों को सभी को पता होगा तो मान के चलिए कि आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग के जवाब गलत होंगे तो आप लोग की तैयारी अच्छी नहीं है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ज़्यादा पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वे लोग भी हमारे इस मॉडल पेपर सोल्यूशन सीरीज का में जुड़ सके और इसका हिस्सा बन सके, ताकि उनको भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।